दैनिक जागरण की प्रस्तुति जागरण डायलॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जागरण डायलॉग्स के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं पार्किंसंस डिजीज पर। हम एक्सपर्ट से जानेंगे कि क्या होता है पार्किंसंस डिजीज, उसके कारण क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं और उसके रोकथाम के तरीके क्या हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋषि कपूर, एसोसिएट एडिटर जागरण न्यू मीडिया, और मेरे साथ जुड़े हैं एक खास मेहमान जिनका मैं परिचय कराना चाहूंगी। वी हैव विद अस डॉक्टर विनय गोयल। ही इज डायरेक्टर न्यूरोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेज, वेदांता, गुरुग्राम। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। समय को जाया ना करते हुए हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल डॉक्टर विनय आपसे है कि क्योंकि हम पार्किंसंस डिजीज के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें बताइए कि क्या होता है पार्किंसंस डिजीज और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। देखिए, पार्किंसन डिजीज एक ब्रेन का ऐसा बीमारी है जो कि हम बोलते हैं डीजेनरेटिव बीमारी है। डीजेनरेटिव बीमारी का मतलब होता है ब्रेन के कुछ सेल्स जो कि स्पेसिफिकली डोपामिन सेल्स होते हैं, जो ब्रेन में डोपामिन बनाते हैं, वो सेल्स धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। तो ये जो डिस्ट्रॉय क्यों होते हैं वो तो लंबा एक डिस्कशन है। जब ये डिस्ट्रॉय होने लगते हैं तो पार्किंसन के मेजर 4 सिम्टम्स आपको डेवलप होने लगते हैं। सबसे पहला सिम्टम होता है कि आदमी को कंपन होने लगता है। कंपन जो होता है जनरली एक राइट साइड से या लेफ्ट साइड से शुरू होता है और कंपन धीरे धीरे होता है। कंपन की एक और खासियत होती है, जब आप कोई काम करेंगे तो हाथ में आपका कंपन नहीं होगा, लेकिन आप अगर बैठे हुए हैं आराम से तो रेस्ट ट्रेमर बोलते हैं, तो आपके हाथ जो है ऐसे ऐसे धीरे धीरे हिलने लगेंगे। एक बात तो ये। दूसरी बात होती है आदमी जो चलने फिरने में स्लो हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेडिकाइनेसिया। तो आपकी चलने की स्पीड स्लो हो जाती है, आप खाना खाएंगे उसमें टाइम लगता है, शेव बनाएंगे उसमें टाइम लगता है, आप बाथरूम जाते हैं उसमें टाइम लगता है, तो सारी एक्टिविटी आपकी स्लो हो जाती है। तीसरा सिम्टम जिसको बोलते हैं रिजिडिटी, यानी आपके हाथ पैरों में अकड़न आने लगती है। तो आदमी बड़ा स्टिफ फील करता है, उससे हाथ पैरों में दर्द होने लगता है और चलने में मुश्किल होने लगती है। बिस्तर में करवट बदलने में दिक्कत होती है। चौथा जो सिम्टम होता है उसको हम बोलते हैं जो कि बड़ी लेट अवस्था में आता है, जिसकी वजह से चलने में दिक्कत होने लगती है और कई बार लोग गिरने लगते हैं, जिसको बोलते हैं पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। तो ये 4 मेजर सिम्टम होते हैं जिसको देख के कोई भी डॉक्टर आपके पार्किंसन को डायग्नोस कर सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विनय इस सवाल का जवाब देने के लिए। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि हम अक्सर सुनते हैं कि कुछ स्टेजेस होती है पार्किंसंस डिजीज की, तो क्या डिफरेंट स्टेजेस होती हैं पार्किंसंस डिजीज की, आप प्लीज हमारे दर्शकों को बताएं। लेकिन दर्शकों के जानने के लिए ये कह सकते हैं, जैसे बहुत अर्ली स्टेज तो होती है जो सिम्टम सिर्फ एक साइड में होते हैं, राइट साइड में, हाथ में या पैर में, और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 6 मंथ से दो साल के अंदर वो दूसरी तरफ भी सिम्टम आने लगते हैं। ये तो बड़ी अर्ली स्टेज होती है। जब तक आदमी इंडिपेंडेंट चल रहा है उसको हम मानते हैं कि ये अच्छी स्टेज है। दूसरी स्टेज वो आती है जब दवाइयों के साइड इफेक्ट होने लगते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिस्काइनेसिया। यानी जब आप दवा खाएंगे तो दवा के साथ साथ ऐसे ऐसे जैसे आदमी डांस कर रहा है ऐसे डिस्काइनेसिया होने लगता है। ये एक अगली स्टेज होती है जब हमको आपका मैनेजमेंट चेंज करना पड़ता है। तीसरी स्टेज वो आती है जब दवाइयों के सिवियर डिस्काइनेसिया होने लगते हैं और दूसरे कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं, जैसे आपकी याददाश्त अफेक्ट हो सकती है, आपका ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। एक और बात मैं इनिशियली बताऊं कि कुछ पार्किंसन के जो सिम्टम होते हैं उनको और कुछ सिम्टम होते हैं जिनको हम नॉन मोटर सिम्टम बोलते हैं, वो भी जनरली होते हैं, जिसमें कॉन्स्टिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रात में वो नींद में बड़बड़ाने लगते हैं, जिसको हम बोलते हैं रैम बिहेवियर डिसऑर्डर। डिप्रेशन एक बड़ी कॉमन चीज है, पार्किंसन के 30 to 40% पेशेंट्स में होता है, और कई बार डिप्रेशन पार्किंसन शुरुआत होने के 10 साल पहले से आने लगता है। तो ये कोई, और चौथे जो सिम्टम होता है वो होता है एनोस्मिया, यानी उनकी स्मेल की शक्ति जो होती है वो थोड़ी कम होती है। तो ये वो हमेशा घर वाले उनको कंप्लेंट करने लगते हैं कि इनको स्मेल सेंसेशन तो है नहीं इनका, मतलब घर में कुछ अच्छा बनाया तो उनको पता नहीं चलेगा, कोई चीज घर में जल गई है तो उनको पता नहीं चलेगा। तो ये सिम्टम ऐसे होते हैं जो कि बड़े कॉमन होते हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि इनको पार्किंसन हो जाएगा, लेकिन ये सिम्टम हमने देखा एसोसिएटेड रहते हैं। जी, और क्या डिफरेंट कारण होते हैं जिसकी वजह से पार्किंसंस डिजीज होता है, एज इन क्या कॉजेज होते हैं इस डिजीज के? देखिए, जो इडियोपैथिक यानी जिसका कोई कारण नहीं होता है उसमें हम लोग जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल मानते हैं। 100 में से 15 से 25 लोग ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली में एक से ज्यादा लोग अफेक्टेड होते हैं। यही वो लोग होते हैं जिसमें हम लोग करीब 20, 30, 40 बहुत सारे जीन्स हैं जो आप जानते हैं, जो कि हम अगर जो चाहें तो डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जेनेटिक्स यूजुअली हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि उससे मैनेजमेंट चेंज नहीं होता है। तो अगर तो मरीज का इलाज वही रहने वाला है तो क्यों एक महंगा टेस्ट करके उसकी कॉस्ट बढ़ाएं। दूसरा ऐसा कारण होता है जो कि हम बोलते हैं एटिपिकल पार्किंसन, लेकिन जैसे कि वो लगते तो पार्किंसन जैसे हैं लेकिन पार्किंसन होता नहीं है।
उसमें सबसे बड़ा कारण होता है ड्रग्स, जो एंटी साइकोटिक दवाइयां होती हैं जो हम मानसिक रोगों के लिए लेते हैं, उनके कारण पार्किंसन जैसे सिम्टम डेवलप हो जाते हैं। कुछ लोग उल्टियों की दवा खाते हैं, उससे पार्किंसन जैसे सिम्टम डेवलप होने लग जाते हैं। कई बार ब्रेन के इन्फेक्शन में या लकवा होने के बाद भी पार्किंसन जैसे सिम्टम डेवलप हो जाते हैं। और दूसरे जिसको बोलते हैं एटिपिकल पार्किंसोनिज्म, जिसमें डिजेनरेटिव डिसऑर्डर होते हैं पार्किंसन की तरह, लेकिन उनके सिम्टम थोड़े अलग होते हैं। जैसे एक बोलते हैं मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी, जिसमें आदमी की लड़खड़ाहट यानी बैलेंस भी खराब होता है। दूसरा बोलते हैं प्रोग्रेसिव सुप्रा न्यूक्लियर पाल्सी, जिनकी आईज के मूवमेंट बहुत कम हो जाते हैं, तो उनको बैठने में दिक्कत होने लगती है, वो गिरने लगते हैं। ये अलग अलग टाइप के हैं। तो जो क्लासिकल जो पार्किंसन, जिसके बारे में हम लोग ज्यादा अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं, उसका जनरली कोई कारण नहीं होता है। जी सर, अभी आप टेस्ट की बात कर रहे थे कि कुछ टेस्ट होते हैं जिससे डायग्नोज होता है, तो क्या आप हमें बताएंगे कि कैसे डायग्नोसिस होता है इस डिजीज का? देखिए, पहली बात तो यह कि पार्किंसन का डायग्नोसिस हम बोलते हैं क्लिनिकली करना पड़ता है। ये डॉक्टर की एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है कि ये पार्किंसन डिजीज है कि नहीं है। और बेस्ट ऑफ द एक्सपर्ट कई बार इसमें गलती कर सकता है, तो वो कोई नई बात नहीं, क्योंकि करीबी इनिशियली सिम्टम इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं, इतने मिक्स होते हैं कि वो सबके सिम्टम एक जैसे ही लगते हैं। हर डॉक्टर को ये लगता है शायद ये पार्किंसन ही है, लेकिन 2-3-4 साल के अंदर अंदर नए सिम्टम आने लगते हैं, तो हमको पता चलता है कि ये पार्किंसन नहीं, पार्किंसन से मिलती जुलती जो मैंने कहा था एटिपिकल पार्किंसन है, वो है। जी, जैसे कि हम जानते हैं कि हर कोई भी बीमारी होती है उसमें अक्सर हम सुनते आए हैं कि डाइट का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो क्या पार्किंसंस में भी डाइट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर द पेशेंट्स जो इस बीमारी से सफर कर रहे हैं? देखिए, पार्किंसन डिजीज में डाइट का इम्पोर्टेंस दो तरीके से होता है। एक तो ये तो पार्किंसन की जो दवाइयां होती है वो एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जिसको एक लिवोडोपा नाम की दवा होती है, जो करीब करीब हर पार्किंसन के मरीज को आगे या पीछे देनी पड़ती है। अगर जो जिसको हम बोलते हैं कि अगर जो लोग हमारे दर्शक अभी सुन रहे हैं, इस बात को बहुत ध्यान से सुने कि लिवोडोपा नाम की जो गोली आप खा रहे हैं, वो दवा खाने से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में आप खाली पेट रहेंगे तो आपका असर बहुत अच्छा आएगा। अगर तो बीच में आप खाना खा लेंगे तो उसका असर कम हो जाएगा, खाली पेट नहीं खाएंगे तो असर कम हो जाएगा। दूसरी, प्रोटीन वाली चीजें या दूध से बनी चीजों के साथ नहीं खाना चाहिए। तो ये डाइटरी मॉडिफिकेशन पार्किंसन में यही होता है कि आप प्रोटीन वाली चीजें रात के डिनर में खाएं और दिन में ना खाएं, जिससे कि आपका दवा का असर बेस्ट बना रहे। तो जो लोग पनीर खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, दाल खाते हैं, वो सजेस्ट करेंगे कि रात के खाने में खाएं। दिन के खाने में आप हरी सब्जियां खाएं या और भी कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें हैं वो खाएं। जी, और जैसे कि हम पार्किंसंस की बात कर रहे हैं, तो प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? पहला तो क्या इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, अगर हाँ तो कैसे? ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है, क्योंकि सब चाहते हैं कि अगर जो फैमिली में किसी को है तो क्या मुझे तो नहीं हो जाएगा। देखिए, अगर जो आपके फैमिली में वो जीन रन करता है तो आप उससे बच नहीं सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, जिनको पार्किंसन होना है उनको पार्किंसन होगा। तीसरी बात, जिसको पार्किंसन हो गया है वो उम्र के साथ बढ़ेगा। चौथी बात, इस पार्किंसन का क्योर नहीं है कि हम आपको कोई ऐसी दवा दें या ब्रेन का सर्जरी कर दें और आप परमानेंटली ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। पार्किंसन डिजीज उम्र के साथ धीरे धीरे बढ़ेगी, आपके सिम्टम बढ़ेंगे, एक बात। दूसरी बात, इसका यह मतलब नहीं कि हम कुछ कर नहीं सकते। इसका मतलब यह है कि जिनको फैमिली में पार्किंसन है, तो मैं कहूंगा दूसरे लोगों को अभी से सबक लेके फिजिकली फिट रहना है। जो पार्किंसन जिनको अर्ली स्टेज में, मैं हमेशा उनको एडवाइस करता हूं कि आप अगर यंग हैं और दौड़ सकते हैं तो दौड़ने लगिए। तो मैं सब जो यंग्स हैं उनको बोलता हूँ कि आप 5 किलोमीटर सुबह और 5 किलोमीटर शाम को दौड़िए। उसमें दो चीजें, आप एक तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका फिजिकल फिटनेस अच्छा रहेगा, तो जब बीमारी ज्यादा भी हो जाएगी तो आप अच्छे रहेंगे। दूसरा कारण ऐसा भी मानते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज रनिंग करने से, ऐसा मानते हैं कि शायद ये बीमारी स्लो हो जाती हो। ऐसा एनिमल्स में तो देखा है, पर ह्यूमंस में, जब एनिमल्स में होता है तो मान के चलते हैं कि ह्यूमंस में भी ऐसा ही होता होगा। तो अगर आप अभी से फिट रहें, अभी से रेगुलर एक्सरसाइज करें, दौड़ने लगें, तो आप लंबे समय के लिए अच्छे रहेंगे। जी, तो आखिरी सवाल ले लेते हैं इसी से मिलता जुलता, कि आपने जैसे बताया कि जो यंगस्टर्स हैं या जो भी लोग हैं वो उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए, तो सिमिलरली जिनको पार्किंसंस के सिम्टम्स हैं उनको क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस करने चाहिए सो दैट उनका डिजीज आगे प्रोग्रेस ना हो? जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सबसे पहला लाइफस्टाइल चेंज ये होना चाहिए कि आपको अब अपने आप को फिट करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए।
दूसरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये होगा कि आपकी डाइट का ध्यान रखना है और दवा के हिसाब से दवा खाना खाना है, वजह इसके कि खाने के हिसाब से दवा खाना है, क्योंकि अगर आप खाली पेट दवा खाएंगे दवा का असर अच्छा आएगा, आप अच्छे रहेंगे। तीसरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये करना है कि दवाओं को रेगुलर लेना है, और जिस भी डॉक्टर को आप दिखाते हैं उनको 3 महीने 6 महीने में जरूर जाके दिखाएं, क्योंकि कई बार जो माइनर चेंजेस जो डॉक्टर डिटेक्ट कर सकता है और दवा के मॉडिफिकेशन से वो इम्प्रूव कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। योगा भी करना चाहिए, योगा मेडिटेशन, जिससे आपका मन शांत रहेगा तो आप कम एक्साइटेड रहेंगे, तो आप हेल्दी रहेंगे। और आपकी दवा आप जो उम्र के साथ बढ़ेगी तो जरूर पड़ेगी, तो आपको ब्रेन का सर्जरी की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, कुछ डॉक्टर आपको बताएंगे इसके बारे में, तो वो भी करना जरूरी है। जी सो बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए हैं डॉक्टर विनय ने, और आई एम श्योर जो भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो जरूर आप इस डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। इससे अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो इसको प्रोग्रेस करने से रोक सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विनय, आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे सारे दर्शकों को पार्किंसंस डिजीज के बारे में बताया, उनको अवेयर किया। सो इस सेशन को हम यही वाइंड अप करते हैं। आप इस सेशन को दैनिक जागरण के फेसबुक पेज पर देख सकते हैं, और कुछ ही देर में हम इसको यूट्यूब चैनल पे भी पब्लिश करने वाले हैं। अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वेडनेसडे, न्यू टॉपिक और न्यू एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू डॉक्टर विनय, थैंक यू।